नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर काल में आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से शक्तिशाली पार्टी के अध्यक्ष की। जी हाँ, सत्तारूढ़ बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा? इस सवाल का जवाब अगले 48 घंटे में मिल सकता है। बीजेपी के अगले अध्यक्ष को लेकर पिछले लंबे समय से कवायद चल रही है, लेकिन खबरें इस तरह की है कि दिल्ली और लखनऊ में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ नाम जो प्रमुख रूप से सामने हैं, 5 नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जो सामने हैं, जिनकी चर्चा आज हम अगले आधे घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, सुरेंद्र दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, मानस श्रीवास्तव जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए, अशोक तिवारी जी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अशोक जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, अगले 48 घंटे में जो नाम प्रमुख रूप से सामने हैं, जिन पर सहमति किसी एक पर बन सकती है, उन नामों की अगर हम बात करें, बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जो सबसे आगे एक नाम है, सिर्फ महिला का, साध्वी निरंजन ज्योति, राम मंदिर निर्माण में जिनकी एक तरह से भूमिका, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और धर्मपाल सिंह, ये 5 नाम जो सबसे आगे नजर आ रहे हैं, क्या इनमें से ही कोई एक अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा? देखिए दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष किसको बनाया जाए, इसको लेकर अभी तक यानी कि जब मैं और आपस में बात कर रहे हैं तब तक किसी एक नाम पर सहमति बन गई है। इस बात की पुष्टि पार्टी नहीं करती, लेकिन ये माना जा रहा है कि किसी एक नाम पर सहमति बन चुकी है और यही वजह है कि पीयूष गोयल आज शाम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आने वाले हैं। वो पार्टी के तमाम सारे नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा उसके चेहरे पर जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। लेकिन जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा पिछले कुछ दिनों के दौरान देखने को मिली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य बीता विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उनको दोबारा उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया था। वो ये माना जाता है कि जो मौर्य बिरादरी है, यूं कहें कि पिछड़े वर्ग में खासी पैठ भी रखते हैं और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन के कामकाज का उनको बहुत ज्यादा अनुभव है। ये पार्टी का एक तबका पूरी तरह से मानता है, लिहाजा सबसे गंभीरता से केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कई बार इस तरह की खबरें भी आई कि केशव प्रसाद मौर्य नहीं चाहते हैं कि उनको दोबारा पार्टी यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नाम स्वतंत्र देव सिंह का है। आपको ध्यान होगा कि जब यूपी में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी कि किसको उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए, तो उस वक्त स्वतंत्र देव सिंह के घर पर बहुत ज्यादा चक्कर उत्तर प्रदेश के तमाम सारे नेताओं के देखे जा रहे थे, जिसमें खुद ब्रजेश पाठक उनके घर गए। पार्टी के मौजूदा बीजेपी के जो अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो उनके घर गए और ये कहा जा रहा था कि स्वतंत्र देव सिंह संगठन के आदमी है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, सिंचाई विभाग का जिम्मा है, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लिहाजा उनको ही संगठन की कमान सौंपी जाए। पार्टी का एक तबका उनके नाम पर भी सहमत है और उनके नाम की बहुत गंभीरता से चर्चा चल रही है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, जितना करीबी केशव प्रसाद मौर्य नहीं माने जाते। इस बात को ध्यान रखना होगा। तीसरा नाम धर्मपाल सिंह का है, जो कि लोध बिरादरी से आते हैं और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के बाद खास तौर पर जो रुहेलखंड की बेल्ट है वहां पर उनको लोध बिरादरी का बहुत बड़ा नेता भी माना जाता है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं भी, और इसके पहले जब योगी पार्ट 1 थी उसमें भी वो कैबिनेट मंत्री थे और बहुत महत्वपूर्ण विभाग सिंचाई विभाग का जिम्मा उनके पास था। तो एक तबका उनके नाम पर भी चर्चा कर रहा है कि धर्मपाल सिंह को भी उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति के नाम की चर्चा अभी कुछ दिन पहले ही बहुत ज्यादा सुर्खियों में आई थी, जब उनकी अचानक मुलाकात जेपी नड्डा से हो गई और उसके बाद वो तस्वीर सामने आई। और जो साध्वी निरंजन ज्योति, अगर उनके बारे में बात की जाए तो वो बुंदेलखंड से ताल्लुक रखती हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और राम मंदिर आंदोलन में भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। संघ की भी बेहद करीबी है साध्वी निरंजन ज्योति। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में किसी महिला को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा दौरे भी होंगे, संगठन के कामकाज को लेकर तमाम तरह की बैठकें भी होंगी, लिहाजा ये भी एक नाम चर्चा में है। इसके अलावा बीएल वर्मा के नाम की भी चर्चा है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं।
और अमित शाह के बेहद खासम खास माने जाते हैं। तो ये ऐसे तमाम सारे नाम हैं जिनके नाम पर चर्चा की जा रही है। हालांकि पार्टी के भीतर एक तबका ये भी चाहता है कि किसी ब्राह्मण को उत्तर प्रदेश बीजेपी कमान सौंपी जाए, क्योंकि अब आप कह सकते हैं यहाँ पर तमाम सारे लोग जो बैठे हुए हैं वो अंदर खाने इस बात को बखूबी जानते हैं कि यूपी में एक एक आरोप उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर यह भी लगाता है विपक्ष कि वो एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, सिर्फ उनको ज्यादा आप कह सकते हैं कि महत्व मिलता है, बाकी बिरादरी को महत्व कम मिलता है। तो अगर ब्राह्मण समुदाय से किसी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा तो उसमें दिनेश शर्मा, जो कि मौजूदा राज्यसभा के सांसद भी हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, उनके नाम की बहुत ज्यादा चर्चा है। लेकिन इसमें भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भी योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी माने जाते हैं। मैं ये बात इसलिए बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह उनके करीबी हैं, दिनेश शर्मा उनके करीबी माने जाते हैं। तो इन तमाम सारे नामों की चर्चा चल रही है। इसमें और भी एक दो नाम है, विद्यासागर सोनकर का भी नाम चलाया जा रहा है कि शायद इनको भी उत्तर प्रदेश बीजेपी कमान सौंपी जाए। वो उपनेता रह चुके हैं विधान परिषद में। इसके अलावा कन्नौज के पूर्व सांसद हैं सुब्रत त्रिपाठी, जो कि समाजवादी पार्टी पर बहुत हमलावर रहते हैं, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। तो ये तमाम सारे नाम हैं जिनको उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूं मीना जी, कि बीजेपी हमेशा ऐसा चौंकाने वाला नाम लाती है सामने जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। और मैं आपको बताऊं कि कल भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के दो वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, तो अध्यक्ष को लेकर चर्चा भी चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कयास लगाते रहिए, हम ऐसा नाम लेके आएंगे कि आप लोग चौंक जाएंगे। तो ये भी चर्चा होती रहती है, लेकिन सियासी गलियारों में फिलहाल इन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा। देखिए अशोक तिवारी जी, जो लोग नाम दिया करते थे वो आज ये कह रहे हैं कि आप लोग कयास लगाते रहिए और देखिए नाम कोई और आ जाएगा। हाँ, जिन्हें हम सूत्र कहते थे। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आलोक पांडे जी। लेकिन सुरेंद्र दुबे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। इतना लंबा आपका अनुभव, और इस अनुभव के आधार पर सवाल ये है कि प्रदेश का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के वो बनेगा जो योगी आदित्यनाथ का करीबी है, या वो जो दिल्ली का करीबी है, या दोनों के बीच जिसकी अच्छी संतुलन सत्ता की है। तीन तरह के लोग हैं, एक जो योगी के करीबी हैं, एक जो दिल्ली के करीबी हैं, और एक जो दोनों के करीबी हैं। आपका ऑडियो ऑन नहीं हुआ है सर। से तो नहीं कर लिया है, ठीक है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। देखिए मीना जी, मेरा मानना है कि मोदी और योगी के बीच में जो इक्वेशंस हैं, एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और प्रधानमंत्री योगी जी से बहुत प्रसन्न नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसी ऐसे आदमी को पसंद नहीं करते हैं जो उनकी शख्सियत को चुनौती दे सके। तो पूरे देश में जितने भाजपा के नेता हैं, तो उसमें योगी से ज्यादा मोदी को चुनौती देने वाला कोई व्यक्तित्व तो नहीं है। चुनौती का मतलब नहीं कि उनको हटा नहीं देना चाहते, लेकिन स्टेटस तो है। क्योंकि आज हमारे योगी जी का बुलडोजर मॉडल, हमारे योगी जी का बदमाश रहे नहीं तो जहन्नुम भेज दिए जाएंगे, ये सब दूसरे राज्यों में भी ये डायलॉग बोले जाते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई योगी जी की पसंद का आदमी होगा। अब एक बात से मैं अशोक तिवारी की सहमत हूं कि कोई नया नाम एकदम होगा, क्योंकि जो आएगा उसको सिर्फ एक कुर्सी पर बैठना भर होगा, बाकी अमित शाह, मोदी जी और यही सब लोग तय करेंगे। और कोई नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है, जो नाम हम 5-6 गिना रहे हैं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, जो मैं एक अनुमान लगा रहा हूं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ही बहुत अरसे में 1.5 साल हो गए, वो नहीं तय हो पा रहा है। और हम लोग बहुत कहानियां चलाते रहते हैं कि आरएसएस ये नाम चाह रहा, मोदी जी ये नाम चाह रहा, और ये कहानियां भी आरएसएस के लोग ही उड़वाते रहते हैं। वही हम लोगों को फीडबैक देते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है,
क्योंकि हमारे पास भी तो सूत्र ही है ना। देखिए वो जमाना गया पत्रकार था कि जब हम ये एसेस करते थे कि कौन आदमी अच्छा ये बनाया जाएगा। अब तो ये है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो पता नहीं पिया को कौन सी दुल्हन भा रही है, ये तो हमें पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा तो फिर उसकी भी सहमत से मोदी जी और अमित शाह जी नया नाम यहाँ तय करेंगे। जो नाम अभी आपने सामने बताए हैं, अब देखिए केशव देव मौर्य जो अध्यक्ष थे तभी वो अपना भी चुनाव हार गए थे, इस बार भी हार गए। तो ऐसे आदमी को बीजेपी क्यों बनाना चाहेगी। एक नाम मेरे दिमाग में लगता है कि शायद साध्वी निरंजन ज्योति, क्योंकि वोट घसीटने के लिए अगर कोई साध्वी, क्योंकि साधु और साध्वी दो ही का माहौल चल रहा है, और दो ही के कंधे पर बैठ करके भाजपा आगे की वैतरणी पार करना चाहती है। तो साध्वी निरंजन ज्योति पर कुछ कुछ मैं सहमत हूँ। बाकी जितने नाम लिए गए हैं, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह है ही हैं, ये इनमें से कोई नाम मुझे बता नहीं नजर आता। जिनको पहले आजमाया जा चुका उनको फिर नहीं आजमाया जाएगा, या तो एकदम नया नाम होगा। ये साध्वी निरंजन ज्योति पर 10-20% हमारा मन लगता है कि शायद महिला है और साध्वी है, तो वो जो एक साधु और एक साध्वी का इक्वेशन बना करके भाजपा को वोट बटोरने में सुविधा हो, इसलिए साध्वी निरंजन ज्योति। महिला वोट बैंक उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली की सत्ता बनती है, और इसलिए महिला वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रमोद गोस्वामी जी, क्या महिलाओं को साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश के राज्य के अध्यक्ष के नाम से हो सकती है? क्योंकि जैसा सुरेंद्र दुबे जी ने बताया, ये बात तो एकदम ठीक है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना मात्र है, काम तो दिल्ली को करना है और थोड़ा बहुत योगी आदित्यनाथ को करना है। तो जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको हस्ताक्षर करने से ज्यादा कुछ करना है नहीं। मीना जी, सुरेंद्र जी ने ठीक ही कहा, और कुछ न कुछ मैं भी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। उसका कारण ये है कि जो योगी जी और केंद्र, मतलब केंद्र के मतलब शाह और मोदी ही है, तो यहाँ के जो 36 के आंकड़े हैं, या जो कह लीजिए कि एक वैचारिक दूरी है, या कहीं ना कहीं उठापटक की जो दोनों उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच में एक रस्साकसी चलती रहती है। ऐसे में केशव तो पहले मना कर चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य, कि हम नहीं बनना चाहते हैं, हम जहां हैं वहीं ठीक है। चूंकि ये दिल्ली की पसंद है, इसलिए ये फूटी आंखों योगी जी को नहीं सुहाएंगे, तो इसलिए केशव जी की बात तो मुझे समझ में आती नहीं है। स्वतंत्र देव जी के साथ भी कमोवेश वैसी स्थिति है कि स्वतंत्र देव जी योगी के बहुत करीबी हैं और दिल्ली के करीबी नहीं है, तो इस वजह से ये भी समझ में नहीं आता है। धर्मपाल सिंह और बीएल वर्मा, ये है। अभी अशोक तिवारी ने कहा कि ब्राह्मण की बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि जो जातिगत राजनीति का जो दौर चल रहा है, ऐसे में ब्राह्मणों को अध्यक्ष का पद दे देना, मतलब एक इसलिए उसके पीछे एक लॉजिक है कि इसलिए वो नहीं देना चाहेंगे क्योंकि अगर वो किसी ब्राह्मण को बनाना भी चाहते हैं तो नहीं बनाएंगे। उसका वजह ये है कि जो पीडीए है वो फिर हल्ला बोल देगी कि साहब ये पिछड़े विरोधी हैं, देखो पिछड़ों को नहीं बनाया, तो वो डर बीजेपी को बनाने में बाधक बनेगा, तो इसलिए वो भी नहीं आता है। ये बात सुरेंद्र जी की बिल्कुल के एक साध्वी एक साधु, ये जब केसरिया में घूमेंगे 27 के चुनाव में, तो वो एक फिजा बनाने का काम तो करेंगे ही, और राजनीति परसेप्शन का और फिजा बनाने पर ही आधारित हो गया है। कोई सैद्धांतिक आधार पर, मूल्यों के आधार पर तो वोट पड़ता नहीं है, जातिगत आधार पर पड़ता है। और मतलब कैसा परसेप्शन बनाते हैं इन दोनों को, तिलकधारियों को, कि एक को बिंदी लगा देंगे, एक के तिलक लगा देंगे और केसरिया पहना देंगे, और एक को बीड़ा और एक को
ढोल दे के बाहर उतार देंगे केंद्र वाले कि बजाइए और प्रदेश में घूमिए। तो ये एक हो सकता है, लेकिन क्योंकि साध्वी जी के पास कोई संगठन का उसका कोई ऐसा अनुभव या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं उस पर एक मन में ये आता है कि शायद इस नाम पर कंसिडरेशन से बचे बीजेपी। अशोक की इस बात से, और जो सुरेंद्र जी ने भी ये बात कही वो ठीक है कि बीजेपी की अभी तक जो सोच रही है, जिस ढंग से रहा है कि हम लोग चर्चाएं तो करते रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से एक मतलब जो है उसमें से गुफा में से निकाल के एक जो है उसको ला के खड़ा कर देते, बोले ये होगा। अच्छा, बात सही भी है कि उसको तो चलाना नहीं है, चलाना तो दिल्ली को है। दिल्ली जैसे निर्देश देगा, उनने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, चल दो, चल दो। तो वो स्थिति उसमें वो आपको बना सकते हैं, हमें किसी को भी बना दें, जिसको चाहे बना दें, क्योंकि हमें चलना तो उसी के उन्हीं के हिसाब से होगा, जो उनका बही खाता होगा वही ये करेंगे। तो इसलिए अगर कोई नया और ऐसा अजूबा नाम आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, जैसा कि अशोक तिवारी कह रहे हैं कि अभी लोगों से बातचीत हुई तो ये बात भी तर्कसंगत है, और अभी तक का जो अनुभव है वो भी यही है। दिक्कत यही है कि एक चीज और इसमें, मीना जी, मीना जी, एक खाली एक सेकंड और लूंगा। जी अभी 25 तारीख को अयोध्या में मोहन भागवत जी और योगी जी की लगभग 90 मिनट मुलाकात हुई थी। तो निश्चित रूप से उसमें यहाँ के संगठनात्मक यहाँ अध्यक्ष को लेके जरूर चर्चा हुई होगी, और योगी जी ने अपनी बात रखी होगी कि यहाँ अगर ऐसा होगा वैसा होगा। और ये भी एक बाहर आई, कितना सच है कितना गलत ये तो नहीं कह सकता, ये क्योंकि उन दोनों के बीच की बात है, लेकिन ये चर्चा, ये बात राजनीतिक गलियारे में जरूर है कि शायद भागवत जी ने ये उनको एक सिग्नल दिया है कि नहीं, 27 का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो योगी जी के अगर ये बात सही है तो फिर योगी जी की कहीं ना कहीं उनकी पसंद को इग्नोर करना केंद्र सरकार के लिए भी भारी होगा, और उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। आलोक पांडे जी, तमाम जितनी बातचीत हुई है उस बातचीत से एक बात तो तय है कि जो अप्रत्याशित फैसले करने के लिए आज की बीजेपी, मोदी और शाह की बीजेपी जानी जाती है, उसमें से कौन सा नाम बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर आएगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जो भी आएगा उसमें बहुत सारे समीकरण होंगे, ये भी स्वाभाविक है। क्या महिला वाला फैक्टर आप भी देखते हैं कि वो, क्योंकि महिला वोट बैंक को साधना, बिहार की राजनीति ने ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के खाते में अगर महिलाओं का बड़ा वोट बैंक गया तो उसका कारण क्या था। तो क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी महिला को मौका मिल सकता है, और वो कोई और महिला भी हो सकती है साध्वी के अलावा, क्योंकि एक साधु और एक साध्वी दो को दोनों प्रमुख कुर्सी पर बैठाना भी क्या बीजेपी के लिए तार्किक होगा? मीरा जी, मेरे पास जो जानकारी है मेरे सूत्रों के द्वारा, उसमें महिला की संभावना ज्यादा है, 50% तक महिला प्रदेश अध्यक्ष की संभावना है। ये जानकारी अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास भी आई है, और इस बात से सहमति हो सकती है कि निरंजन ज्योति या कोई दूसरी महिला, लेकिन ये समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि राजनीति उत्तर प्रदेश में सवर्णों की नहीं होगी अध्यक्ष के रूप में। फिर पीडीए को नहीं कंट्रोल कर पाएगी, पीडीए का काट भारतीय जनता पार्टी को निकालना है, और पीडीए की काट ब्राह्मण, देखिए मुख्यमंत्री सवर्ण है, ठीक है, और उसको सवर्ण में भी क्षत्रिय और आप निकाल लें, फिर अब ब्राह्मण अध्यक्ष हो जाएगा तो फिर ब्राह्मणों की वोट लेके और सवर्णों की वोट लेके आप चलाइए उत्तर प्रदेश की राजनीति। 2024 का जो चुनाव हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी को अभी भी पीडीए की काट वो नहीं निकाल पाई, तो पीडीए की काट निकालने में वो ओबीसी व्यक्ति अध्यक्ष लेके आएगी, इसकी संभावना ज्यादा है। ये भी संभव है कोई एक दलित महिला अध्यक्ष भी आ जाए, तो ये चौंकाने वाले रूप में मुझे लगता है, क्योंकि ओबीसीओ का प्रतिनिधित्व बहुत बड़ी मात्रा में है उत्तर प्रदेश सरकार में और भारत की सरकार में। ओबीसी काफी बड़ी मात्रा में इंटैक्ट हो चुका है, जो 2024 के चुनाव में ज्यादा मात्रा में गया था छोड़ के, वो दलितों की संख्या बहुत ज्यादा। तो क्या दलित महिला प्रदेश अध्यक्ष हो सकती है? ऐसे मेरे पास जो जानकारी तो निरंजन ज्योति जी के लिए है, लेकिन मेरा विवेक ये कहता है
कि निरंजन ज्योति पर खालिस दांव खेलना ठीक नहीं है, कम से कम सुरक्षित खेला जाए। सुरक्षित ये है कि महिला प्रदेश अध्यक्ष की संभावना 50% से ज्यादा है। जो मेरे पास अपोज जानकारी है उसमें निरंजन ज्योति प्रदेश अध्यक्ष बनाई जा रही है। लेकिन मेरा लॉजिक ये कहता है कि यहाँ बीजेपी सरप्राइज कर सकती है और कहीं दलित और महिला जो है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ भी भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। एक बात जो पूरे पैनल ने कहा उससे मेरी मानस जी जुड़ गए। आलोक जी, आपकी बात को उनके साथ आगे बढ़ाती हूँ। मानस जी, महिला और दलित, ऐसा कॉम्बिनेशन किस बीजेपी की महिला के आसपास आप देख पा रहे हैं जिन्हें अध्यक्ष की रेस में शामिल किया जा सकता है, या आपके सूत्रों के मुताबिक कोई और नाम है जो ज्यादा आगे है? अध्यक्ष 24 घंटे 48 घंटे में क्या उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा के बाद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बारी आएगी? देखिए, यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कई राउंड की बैठकें हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही आरएसएस की बैठक हुई थी, जिसमें न केवल संगठन के लोग शामिल हुए थे, उसमें दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री आवास की चूंकि बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हुए थे और तमाम सारे नामों पर चर्चा हुई थी। किसी एक महिला के नाम पर भी चर्चा हो रही थी, ये बात सही, उसमें साध्वी निरंजन ज्योति का नाम उसमें चल रहा था, लेकिन कुछ और भी नाम है चर्चा में। और चूंकि 2017 में के चुनाव से पहले जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2014 में प्रदेश अध्यक्ष थे और जब उनको रिप्लेस किया गया तो 17 से पहले यानी 16 में केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भी चौंक गए थे और तमाम सारे पत्रकार या जो राजनीति के जानकार हैं वो भी बड़े हतप्रभ रह गए थे कि ये नाम कहाँ से आया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को लाने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी थी कि हमको उत्तर प्रदेश में पिछड़े वोट बैंक को एकजुट करना है, उनको लामबंद करना है। उस लिहाज से उनको लाया गया और उसके बाद उनको काम में लगाया गया। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा लाभ उससे मिला भी और 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इससे पहले जो भी सरकारें बनी वो गठबंधन की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में बात कहकर खाली छोड़ दिया जाए मायावती के साथ गठबंधन, जो 2-3 बार जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई मायावती के सहयोग से या दूसरे तरीकों से, तो ये एक प्रचंड बहुमत की सरकार थी और उसमें पिछड़ा वोट बैंक बहुत मजबूती के साथ जुड़ा था। तो अब 2-3 नाम जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तो नाम है केशव प्रसाद मौर्य को फिर से रिपीट किया जा सकता है, उनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है। एक दूसरा नाम है बीएल वर्मा का, उनका भी नाम बहुत प्रमुखता से और वो उस लिस्ट में शामिल है। नाम की चर्चा, डॉक्टर दिनेश शर्मा के भी नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन उस चर्चा में उतना दम नहीं था। तो ये बात सही है कि वो किसी भारतीय जनता पार्टी किसी सवर्ण पर दांव नहीं लगाएगी, क्योंकि वो मान के चलती है कि जो ठाकुर वोट बैंक है, जो बनिया वैश्य वोट बैंक है या ब्राह्मण वोट बैंक है, वो बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि वो उस वोट बैंक को टारगेट करे जिसके दावेदार बहुत सारे हैं और बड़े मजबूत दावेदार हैं, और उसमें समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फार्मूला है उसमें पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, दलितों में भी एक नाम है विद्या सोनकर जी का, उनका भी नाम बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये कुछ नाम है जिन पर चर्चा हो रही है और यही कुछ नाम बहुत मजबूत है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत चौंकाने वाले फैसले करती है। हो सकता है कि बहुत सारे नाम चर्चा में होते हैं, लेकिन सारी बैठकें करने के बाद जब हाईकमान तय करता है तो उसमें से कुछ और निकाल लेता है। तो इसमें कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर कोई नया नाम चौंकाने वाला आ जाए। एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम और भी है स्वतंत्र देव सिंह का नाम। उनका नाम भी बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि वो स्वतंत्र देव सिंह लंबे समय तक भारतीय जनता युवा मोर्चा से उनकी शुरुआत है। लंबे समय तक वो संगठन का कामकाज देखते रहे, तमाम चुनाव में उनको जिम्मेदारी दी जा चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार वो संभाल चुके हैं। तो ये कुछ नाम है। तस्वीर जो कि आज पीयूष गोयल आ रहे हैं, चर्चा होगी, मुझे लगता है कि 15-16 के आसपास या 16 से पहले, क्योंकि कहा जा रहा है खरमास में घोषणा नहीं होगी। अगर खरमास से पहले घोषणा नहीं होती तो फिर उसके बाद ये घोषणा 14 जनवरी के बाद ही होगी। लेकिन ऐसा उम्मीद की जा रही है कि नया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को 15 तारीख के आसपास मिल जाएगा, यानी अगले 2-3 दिनों में नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसा लगता है कि सैद्धांतिक तौर पर कुछ नामों पर सहमति बन चुकी है जो अभी तक की जानकारी मिली है, लेकिन फिर भी फाइनल मुहर आला कमान को लगानी और इसी लिहाज से यहाँ पर पीयूष गोयल को भेजा गया है और
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद का भी उसमें ध्यान रखा जा रहा है। और वो जैसे मैंने जिक्र किया कि जो कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी जिसमें बहुत लिमिटेड लोग थे और उसमें अरुण कुमार जी आए हुए थे लखनऊ में और उन्होंने लंबी बैठक की, अलग अलग राउंड में बैठक की उन्होंने, और आखिरी जो बैठक उनकी थी उसमें प्रदेश अध्यक्ष पर चर्चा हुई थी। तो ऐसा लगता है कि आने वाले एक दो दिनों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी, यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। सुरेंद्र दुबे जी, एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के बाद की बात आ रही है और दूसरी तरफ बस एक दो दिन में, अगले 48 घंटे में जो है वो नाम तय होता दिख रहा है। दोनों बातों में कोई तालमेल नहीं है, दोनों बातें एकदम विरोधी रास्तों पर जा रही है। ऑडियो ऑन करिए सर। देखिए मीना जी, 48 घंटे वाली बात जो है हजम नहीं होती। ऐसे कई 48 घंटे निकल गए पहले भी, और एक दौर वो भी था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करना तब भी होता कि बस 2 दिन में हो जाएगा, संजय जोशी जी का नाम फाइनल हो गया है। फिर हफ्ता भर चर्चा चली तो फिर पता चला नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया का फाइनल हो गया है। तो नाम तो देखिए क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री के पिटारे में कोई है जिसको बनाएंगे, इसलिए उसका ये नहीं कहा जा सकता। 48 घंटे में मुझे कोई बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा जो मेरी जानकारी। लेकिन प्रमोद गोस्वामी जी, महिला वाली बात पर मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि महिलाओं के बल पर बिहार चुनाव जीता गया, महिला अध्यक्ष बना दी जाओ, यहाँ भी 10-10 हजार रुपए दे दिए जाए तो क्या दिक्कत है? जी, सवाल ये है कि महिला अध्यक्ष बनाए या सिर्फ 10-10 हजार खाते में डाला जाए, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा, उतना ही जितना जमीन और आसमान का फर्क है। बहरहाल प्रमोद गोस्वामी जी, सत्ता में आने के बाद बीजेपी को समझ में आ रहा है कि कैसे अध्यक्षों के चुनाव समय पर नहीं हो पाते हैं, जो पहले कांग्रेस पर हमले होते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमेशा बीजेपी इस बात को लेके आलोचना करती रही है कांग्रेस की, और पानी पी पी कर करती रही है। लेकिन जब सब सत्ता में आते हैं और तब समझते हैं कि समीकरण कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से किधर से कहाँ से पानी गिर रहा है, कहाँ पानी का रिसाव हो रहा है, वो बीजेपी को अब समझ में आया। जहां तक ये जो एक महत्वपूर्ण बात आपने एक सवाल अभी दोनों लोगों से किया कि 48 घंटे या 48 दिन, सवाल एक महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 48 घंटे में करने की जो चर्चाएं चल रही हैं उसके पीछे का एक कारण ये हो सकता है कि केंद्र में या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसको लेके मोदी जी और संघ के बीच जो टकराव की नौबत है वो कोई सेटल हुई है। और अगर संघ का व्यक्ति कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से मतलब योगी और मतलब मोदी और शाह, तो फिर वो ये चाहेंगे कि फिर वो चीजें उसके हिसाब से पूरी सेटल होंगी राज्यों के अध्यक्षों की। तो ये उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, डिसाइडिंग फैक्टर वाला राज्य है, केंद्र की सरकार को बनाने और बिगाड़ने वाला राज्य है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मोदी जी या शाह साहब इस उधेड़बुन में हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उससे पहले प्रदेश के अध्यक्ष घोषित ही कर दें, चाहे वो कोई भी हो। ये इसलिए ये चर्चाएं जो हो रही हैं, अब उसमें कितना दम है ये हम लोगों की कयास है, ये हम लोगों के जो एक अनुभव है वो है कि इसलिए ये चीजें पीयूष गोयल जी को दौड़ाया गया है और इन सबको दौड़ाया गया है, क्योंकि फिर वो योगी मोदी और शाह जानते हैं कि अगर इस बात पर सहमति बन चुकी है कि और इस पर संघ एडामेंट है कि अब की अध्यक्ष जो है वो संघ के मुताबिक होगा, और जब संघ के मुताबिक होगा तो फिर राज्यों के अध्यक्ष जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका अहम हो जाएगी और उसके इर्द गिर्द फिर ये सारी चीजें घूमेंगी। तो वो मोदी जी और शाह ये चाहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का अध्यक्ष पहले हम अपना एक चिंटू या अपना चेला बना लें, अपने हिसाब से बना ले। कितना बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल किया है प्रमोद गोस्वामी जी ने। लेकिन आलोक पांडे जी, ऐसे चिंटू मिंटू कौन होंगे? अब
चेहरे जितने हमने नाम लिए हैं उनके अलावा जो नाम आपको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में भी जो प्रत्याशित नाम थे उनसे अलग मुख्यमंत्री बने, अलग प्रदेश अध्यक्ष बने, तो यहाँ पर भी बेचारे जितने नाम वाले हैं वो तो रेस से बाहर, और जो बेनाम है वो रेस में आ जाएंगे एकदम अचानक से। देखिए मीना जी, जो बात अभी कही जा रही है, पहला जो आपने दोनों हमारे सीनियर जर्नलिस्ट से पूछा कि कब तक, तो मेरे पास जो जानकारी है वो आपके श्रीवास्तव जी से मैच करती है। 15 दिसंबर तक की जो जानकारी मेरे पास भी है कि 15 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश जो भाजपा अध्यक्ष मिल जाए। लेकिन अब नाम की जानकारी में तो बस मेरे पास अभी तक जो नाम है मेरे जानकारी में, निरंजन ज्योति जी का महिलाओं के रूप में आगे चल रहा है, और वर्मा जी का नाम भी चल रहा है। दो लोग मेरी जानकारी में है कि इन लोगों के नाम पर चर्चा संभावना बन सकती है। लेकिन अब यही है कि ये कहने के साथ फिर एक साथ में ये कहना पड़ता है कि बीजेपी इस समय सरप्राइज देती, किसी को भी बना के बैठा देती है, उनकी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्योंकि जीत रही है। देखिए, जब आप चुनाव जीवन में हारते हैं तो फिर तो आपको सलाह देने वाले जाने कितने लोग मिल जाते हैं। जब आप जीतते हैं ना, तो फिर आप पत्थर को भी कुछ भी बना दीजिए, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी के समय में भारत के कौन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, उनकी कोई वैल्यू होती थी क्या? इंदिरा गांधी जिसको कहा बन गया, इंदिरा गांधी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में चाह बैठा दिया, चावला जैसे लोग भी मुख्य इलेक्शन कमिश्नर बन गए। तो वो कांग्रेस ने भी किया है। और भारत के लोकतंत्र में जो भी एक मजबूत नेता उभरेगा वो अपने हिसाब से गोटियां सेट करेगा। लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तब आप आलोचना करते हैं। इसमें कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये तो मुद्दा सत्ता का है। जो सत्ता में होगा नहीं वो अपने नहीं हिसाब मीना जी, से मैं कह रहा हूँ कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो बहुत आसान होता है सत्ता की आलोचना करना, बहुत आसान होता है। बीजेपी विपक्ष में थी, बहुत आलोचना करती थी कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हैं, एक ही परिवार से। अब आप ढाई साल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, आपकी भी तो वही समस्या। तब आप सदन में कहते हो कि नहीं, हमारा बहुत बड़ा सामाजिक संगठन है और हमें तय करने में, साहब कितना समय लगता है तय करने में? भारत का चुनाव 2 महीने 3 महीने में हो जाता है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष 2.5 साल में 2 साल में नहीं चुन पाते हैं। इतनी बड़ी राष्ट्रीय समस्या आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में, तो वो सत्ता की कितनी मजबूरियां हैं और सत्ता कितनी निरंकुश होती है, ये मीना जी सत्ता में आने के बाद नहीं, मीना जी मजबूरियां नहीं है, मीना जी मजबूरियां नहीं है। आप बनाना नहीं चाहते, आपको जो नड्डा जी सूट करते हैं, बढ़िया पपेट अध्यक्ष है, क्या जरूरत है और किसी को बना के, माने न माने तो नड्डा सूट करते हैं। इसलिए मुझे लगता है समस्या ये नहीं कि वो बना नहीं पा रहे हैं, समस्या ये है कि वो बना नहीं रहे। सत्ता दरअसल प्रमोद जी निरंकुश नहीं बनाती, आपको कमजोर बनाती है। आप इतने कमजोर हो जाते हैं कि आप हर व्यक्ति के चयन से पहले इतना डरते हैं। नहीं, बिल्कुल आप मीना जी सही कह रही है कि सत्ता में और विपक्ष में रह के आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तब समझ में आता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया। तो जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक वो यही समझता रहता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है और बाकी सब झूठे हैं। तो जो अहंकार की बात है वो तो स्वाभाविक है कि वो है। और इस समय बीजेपी में जिस ढंग का टकराव चल रहा है, संघ के बीच, भाजपा के बीच, केंद्र के बीच और उत्तर प्रदेश के बीच, तो ये सारी चीजें, और पूरे देश में एक ये भी परसेप्शन बन रहा है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो एक कैडर बेस तो है ही, जो समझी जाती थी कि कैडर के हिसाब से, तो वो अब ये भी परसेप्शन बन गया है, या लोग, ये पार्टी के लोग ही कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मतलब मोदी जी और शाह जी, बाकी तो सब ढक्कन है। तो ये जो एक ये स्थिति जो हो गई, लेकर ढक्कन तक आपने इतनी शब्दावली प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए दे दी है कि बेचारा प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले ही अपने आप को शर्मा के कहाँ चला जाएगा, सोचेगा कि कहाँ जाके छुप जाऊं, अपने चेहरे को छुपा लूं। लेकिन हकीकत यही है और हमें हकीकत से हम दूर नहीं भाग कड़वा सकते। सच है, कड़वा सच है, सत्ता का मिजाज ही कुछ इस तरह का होता है, चाहे सत्ता में कोई भी रहे। जब सत्ता में आते हैं तो आपको समझ में आता है कि उसकी जरूरतें क्या है, बने रहने की मजबूरी क्या है और बने रहने के लिए जरूरत क्या है, और कैसे हमें अपने आसपास ऐसे लोगों की फौज तैयार करनी है जो हमारी भक्ति में लीन है। भले ही हमारा जो मकसद सत्ता में आने का था वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है हर दिन समाज में और सरकार
जो कुछ कर रही है वो आपके साथ साझा करें। अगले 48 घंटे में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। जितने नाम तेजी से वायरल हो रहे हैं उनमें से किसी एक की किस्मत खुल सकती है या कोई नया नाम आ सकता है। जो भी आएगा हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।